Hi everyone. In this video, we will be discussing the NCERT question answers of the lesson A Baker from Goa, which is basically the first part of chapter 7 Glimpses of India. The very first question is, what are the elders in Goa nostalgic about? गोवा के बूढ़े बुजुर्ग किस बारे में पुराने दिनों को याद करते हैं? गोवा के बुजुर्ग पुराने बीते दिनों को क्यों याद करते हैं? हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो गोवा के एल्डर्स हैं वो बीते पोर्चुगीज़ दिनों को याद करते हैं। वो याद करते हैं कि कैसे एक समय में गोवा के ऊपर पोर्चुगीज़ का शासन था और कैसे पोर्चुगीज़ ब्रेड लोफ्स बनाया करते थे। वहाँ के एल्डर्स अपने यंगर जनरेशन को अक्सर ये बताते हुए पाए जाते हैं कि पिछले समय में, पोर्चुगीज़ समय में, बेकर्स की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हुआ करती थी और आज भी गोवा के हर एक गांव में बेकर की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से है। द नैरेटर ऑफन फाइंड्स his elders thinking about those good old days and telling them about the famous breads that date back to the time when Portuguese ruled over Goa. इस कहानी के जो नैरेटर हैं लूसियो रोड्रिग्स, वो कई बार अपने बूढ़े बुजुर्गों को उन पुराने बीते दिनों को याद करते हुए देखते हैं। वहाँ के एल्डर्स हमारे नैरेटर को बताते हैं कि पोर्चुगीज़ के समय में कितना अच्छा हुआ करता था सब कुछ। जब पोर्चुगीज़ थे, ब्रेड लोव्स कितनी ज़्यादा फेमस थी और ब्रेड किस टाइप का हुआ करता था उस समय में। They ponder over the past and tell them that though the Portuguese have left Goa, but the bakers still exist. If not the original ones, their legacy is being continued by their sons. वहाँ के एल्डर्स यंगर जनरेशन को पास्ट के बारे में काफ़ी सारी बातें बताते हैं। वो ये भी कहते हैं कि ऑल्दो पोर्चुगीज़ लोग गोवा को छोड़कर जा चुके हैं, पर आज भी गोवा में बेकर मौजूद हैं। ओरिजिनल बेकर्स नहीं होंगे जो पोर्चुगीज़ समय में होते थे, पर उनकी जो लेगेसी है, उनके फैमिली प्रोफेशन जो है, उसको फादर अगर नहीं है तो बच्चों ने, उनके बेटों ने उस प्रोफेशन को कैरी ऑन किया हुआ है, उस लेगेसी को कैरी ऑन किया हुआ है। इस चीज़ के लिए बहुत ब्यूटीफुल लाइन है हमारी स्टोरी में। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट their legacy is being continued by their sons. Okay, यहाँ पर ये आंसर खत्म होता है। Now the next question is bread making still popular in Goa? How do you know? सवाल है कि क्या ब्रेड मेकिंग आज भी गोवा में पॉपुलर है? आपको कैसे पता ये चीज़? गोवा में ब्रेड मेकिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। वहाँ हर एक गांव में आपको एक ना एक बेकर तो डेफिनेटली मिलेगा। So the answer is yes, bread making is still popular in the city of Goa. It is evident from the existence of time-tested furnaces, mixers and molders. The legacy of bakers is being continued by their sons. You'll find a bakery in every Goan village as bread is an important part of Goan culture. हाँ, ब्रेड मेकिंग आज भी गोवा में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि पुराने पोर्चुगीज़ समय में जो भट्टियाँ गोवा में मौजूद थी, आज भी वो भट्टियाँ वहाँ पर मौजूद हैं। आज भी गोवा में मिक्सर्स जो ब्रेड के इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं, मोल्डर्स जो ब्रेड डो को मोल्ड में डालते हैं और बेकर्स जो ब्रेड को बेक करते हैं, ये सभी लोग गोवा में मौजूद हैं। हालांकि जो ओरिजिनल बेकर्स थे पोर्चुगीज़ समय में, वो आज गोवा में प्रेजेंट नहीं है, पर उस फैमिली प्रोफेशन को उनके बच्चों ने स्टिल कंटिन्यू करके रखा हुआ है। हर एक गोवा के गांव में आपको बेकर मिलेंगे, क्योंकि गोवन कल्चर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है ब्रेड, जो कि ऑफ कोर्स पोर्चुगीज़ की देन है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेकर कॉल्ड? गोवा में बेकर को पेडर कहकर बुलाया जाता था।
सवाल आपसे यही पूछ रहा है कि बेकर को क्या कहा जाता है. सो द आंसर मस्ट बी द बेकर इज रेफर्ड टू एज पेडर इन द सिटी ऑफ गोवा. गोवा में बेकर को पेडर कहकर बुलाया जाता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे? व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम? बेकर हर रोज कब आता था और बच्चे उसे भाग के मिलने क्यों जाते थे? बेकर दिन में 2 टाइम आया करता था. एक बार सुबह के वक्त जब वो अपने बड़े से टोकरी में खूब सारे ब्रेड लोफ्स भर कर बेचने निकलता था, और एक समय शाम के वक्त जब वो सारे के सारे ब्रेड लोफ्स को बेचकर अपने घर वापस आ रहा होता था. बच्चे उससे भाग के मिलने इसलिए जाते थे क्योंकि बेकर बच्चों के लिए ब्रेड बैंगल्स लाया करता था. सो द आंसर इज द बेकर वुड कम ट्वाइस एवरी डे ड्यूरिंग द नरेटर्स चाइल्डहुड डेज. Once in the morning to deliver the loaves of bread, and secondly in the evening on his return after selling his stock. The children would go running to meet him to take the special bread bangles he had made for them. बेकर दिन में 2 समय आया करता था, एक बार सुबह और एक बार शाम को. बच्चे उसे भाग के मिलने जाते थे क्योंकि बच्चे ब्रेड बैंगल्स के दीवाने थे. उन्हें ब्रेड लोफ से कोई मतलब नहीं था. ब्रेड लोफ्स तो जनरली घर के सर्वेंट्स कलेक्ट करते थे, पर बच्चों को ब्रेड बैंगल्स का क्रेज़ था. इसलिए वो भागकर, जैसे ही बेकर के बाम्बू की आवाज़ आती थी, वो भागकर सीधा बेकर से मिलने चले जाते थे. अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बेकर्स वियर इन द पोर्चुगीज डेज एंड व्हेन द ऑथर वाज यंग? सो दिस क्वेश्चन बेसिकली हैज़ 2 पार्ट्स. सवाल आपसे पूछ रहा है बेकर्स क्या पहना करते थे पोर्चुगीज समय में और तब जब हमारे ऑथर यंग थे. In the Portuguese days, the bakers wore a unique knee-length frock dress, typically known as kabai. पोर्चुगीज समय में बेकर एक 1 पीस टाइप की फ्रॉक पहना करते थे जो यूजुअली नी लेंथ की होती थी, और उस स्पेशल ड्रेस को कबई कहा जाता था. और नैरेटर के चाइल्डहुड में यूजुअली बेकर को हम नॉर्मल सी शर्ट और नी लेंथ से थोड़ी सी नीचे पहुंचने वाली और फुल पैंट से थोड़ी सी छोटी ट्राउज़र्स पहने बेकर को देखा करते थे. In the narrator's childhood days, he had seen them wearing shirts and pants shorter than usual pants. Next question. Who invites the comment, "He is dressed like a pader"? Why? हमने A Baker from Goa स्टोरी में जाना था कि अगर कोई भी इंसान गोवा में एक टिपिकल ड्रेस पहन लेता है तो उसे ये कमेंट ज़रूर मिलता है कि उसने तो पेडर की तरह कपड़े पहने हैं. तो हमें उस ड्रेस कोड के बारे में बेसिकली बताना है. नैरेटर के चाइल्डहुड दिनों में बेकर्स का एक पेक्यूलियर ड्रेस हुआ करता था विच वॉज शर्ट एंड पैंट्स विच वर बेसिकली लॉन्गर देन नी लेंथ एंड शॉर्टर देन द यूजुअल पैंट्स. तो अगर कोई भी इंसान उस टाइप के ट्राउज़र्स को पहन लेता था उसे डेफिनेटली ये कमेंट मिलता था कि ही इज़ ड्रेस्ड लाइक अ पेडर. सो द आंसर इज़ ड्यूरिंग द नैरेटर्स चाइल्डहुड डेज द बेकर्स हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस. They wore shirts and pants shorter than usual pants. Thus, if someone is seen wearing pants of this much length, they invite the comment, "He is dressed like a pader." Now, next question. Where were the monthly accounts of Baker recorded? जो बेकर पूरे महीने गोवा के हर एक घर में ब्रेड बांटा करता था उसका मंथली हिसाब कहाँ पर होता था? हमने चैप्टर में पढ़ा था कि बेकर पूरे महीने किसी से कोई पैसा नहीं लेता था. एट द एंड ऑफ द मंथ ही यूज्ड टू कलेक्ट पेमेंट्स, और वो सारा का सारा रिकॉर्ड दीवार पर लिखता था किसी पेंसिल की हेल्प से. सो द आंसर इज द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल विद अ पेंसिल. बेकर मंथली रिकॉर्ड्स को पेंसिल की मदद से दीवार पर लिखता था. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. What does
अ जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन? एक जैकफ्रूट जैसी अपीयरेंस से क्या मतलब है? जैकफ्रूट जैसी अपीयरेंस से मतलब है प्लम्प फिजिक। जैसे कि जैकफ्रूट होता है ऊपर से थोड़ा सा पतला और नीचे आके गोल मटोल, वैसी ही फिजिक कुछ बेकर्स की हुआ करती थी, क्योंकि उन दिनों बेकिंग काफ़ी प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। बेकर के फैमिली मेंबर्स, सर्वेंट्स और बेकर खुद कभी किसी चीज़ के लिए तरसे नहीं। तो जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस का मतलब है एक अच्छी खासी हष्ट पुष्ट बॉडी। जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स अ वेल बिल्ट और प्लम्प फिजिक सिमिलर टू अ जैकफ्रूट। जैसे कि एक जैकफ्रूट होता है कुछ इस तरह का, इस शेप में बेकर्स की बॉडी हुआ करती थी, एक हष्ट पुष्ट बॉडी जैकफ्रूट की तरह। In those days, bakers had a plump physique because baking was a profitable profession. His family and servants never starved and were prosperous. उन दिनों में बेकिंग को एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन माना जाता था, इसलिए बेकर की फैमिली और उसके सर्वेंट्स कभी किसी भी चीज़ के लिए तरसे नहीं। दे ऑलवेज वर हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। उनकी अच्छी कमाई ही उनके प्लम्प फिजिक का कारण है। Last question, is bread an important part of Goan life? How do you know this? सवाल है कि ब्रेड क्या गोवा के कल्चर का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, गोवा में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है? हाउ डू यू नो दिस? कैसे आप इस बात को क्लैरिफाई कर सकते हैं, आपको कैसे पता ये बात? आज भी गोवा में ब्रेड का कल्चर बहुत ज़्यादा फेमस है। ब्रेड बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है गोवा के लोगों का। इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि हर एक ओकेजन में, मैरिज हो, कोई फेस्ट हो, कोई भी सेरेमनी हो, ब्रेड ज़रूर बनता है। किसी भी फेस्ट में ब्रेड या तो ब्रेड से बना हुआ कोई डिश डेफिनेटली बनता है। शादियों में सैंडविचेस, एंगेजमेंट पार्टीज़ में केक्स, बोल एंड हाज, क्रिसमस और बाकी अदर ओकेजन्स में बोल विच वॉज स्वीट ब्रेड, जिसके बिना शादियाँ अधूरी थी। तो ये सारी चीज़ें हमें क्लियरली बताती हैं आज भी गोवा में ब्रेड का कल्चर बहुत ज़्यादा फेमस है और गोवा में हर एक इंसान की लाइफ में ब्रेड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो ब्रेड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन कल्चर एंड इट इज़ एविडेंट फ्रॉम इट्स प्रेजेंस एट एवरी इम्पॉर्टेंट ओकेजन। ब्रेड हर एक इम्पॉर्टेंट ओकेजन में प्रेजेंट रहता है, तो हमें आभास हो सकता है कि ब्रेड कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रॉम स्वीट ब्रेड्स एट मैरिजेस to sandwiches at engagement parties and cakes and bolinhas at Christmas as well as other occasions, makes the presence of baker in every village very essential. शादियों में कुछ स्वीट ब्रेड्स और एंगेजमेंट सेरेमनीज में सैंडविचेस, पार्टीज़ में केक्स और बोलिनहाज, क्रिसमस वगैरह पर भी कोकोनट कुकीज़ वगैरह, इन सब की प्रेजेंस हमें ये बताती है कि आज भी गोवा में बेकर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ हमने अपने सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लिया है। आई होप चीज़ें आपको समझ आई हों। कोई भी डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आप कौन सा नेक्स्ट चैप्टर चाहते हैं जिसके मैं क्वेश्चन आंसर्स कवर करूं या एक्सप्लेनेशन दूं, उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।